इतिहास में अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों की ही बात होती है ना। लेकिन कभी सोचा है कि जब एक विशाल साम्राज्य बिखर जाता है तो असल में होता क्या है। आज हम भारत के इतिहास के उसी दौर में चलेंगे जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और उसकी जगह पर पूरे देश में नई ताकतवर रियासतें जन्म ले रही थी। देखिए, ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये शक्ति के स्वभाव का सवाल है। जब केंद्र की पकड़ ढीली पड़ती है तो क्या हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है या फिर उस खाली जगह से कुछ नया पैदा होता है? बस यही सवाल हमें मध्यकालीन भारत के बदलते हुए नक्शे को समझने में मदद करेगा। इसे कुछ इस तरह समझिए, दिल्ली सल्तनत वो विशाल पेड़ था जो सदियों से खड़ा था, लेकिन अब वो अंदर से खोखला हो रहा था। और जैसे ही उसकी छाया हटी, पूरे उपमहाद्वीप में नए आज़ाद राज्यों का, कह सकते हैं, एक पूरा का पूरा जंगल उगने लगा। तो ये सब हुआ कैसे? कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां सल्तनत की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही थी। आइए पहले ये समझते हैं कि ये शक्ति शून्य यानी कि ये पावर वैक्यूम आखिर बना कैसे। देखिए, इसकी कई वजहें थीं। तुगलक वंश के जो आखिरी शासक थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। फिर तैमूर के भयानक हमले ने तो जैसे दिल्ली की कमर ही तोड़ दी। और उसके बाद जो सैयद दौर आया, उसने सल्तनत को अंदर ही अंदर और खोखला कर दिया। खजाना खाली हो चुका था और सेना का दबदबा भी अब बस नाम का ही रह गया था। और बस जैसे ही दिल्ली की पकड़ ढीली पड़ी, दूर दराज के प्रांतों में बैठे गवर्नरों और स्थानीय सरदारों ने इस मौके को फौरन लपक लिया। उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान करना शुरू कर दिया और यहीं से भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। अच्छा, अब इस बड़े बदलाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पूरे भारत में दर्जनों राज्य उभरे, लेकिन इस तस्वीर को साफ समझने के लिए हम 3 बिल्कुल अलग तरह की ताकतों पर फोकस करेंगे: गुजरात, जौनपुर और मेवाड़। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम की तरफ, गुजरात सल्तनत। 1407 में बना ये राज्य सिर्फ एक रियासत नहीं था, ये उस दौर की एक इकोनॉमिक सुपर पावर था। सूरत जैसे इसके बंदरगाह दुनिया के लिए भारत के दरवाजे थे। यहाँ से कपड़ा और मसाले पूरी दुनिया में भेजे जाते थे और इसकी दौलत इसकी शानदार इमारतों में साफ साफ छलकती थी। अब जरा पूरब की ओर देखिए, जौनपुर सल्तनत को। इसे शिराज़े हिंद यानी भारत का शिराज यूं ही नहीं कहा जाता था। सोचिए, जिस दौर में दिल्ली में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी, उस दौर में जौनपुर कला, ज्ञान और शिक्षा का सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरा था। और फिर था मेवाड़ का शक्तिशाली राजपूत राज्य, एक बिल्कुल ही अलग तरह की ताकत। सिसोदिया राजपूतों ने दिल्ली सल्तनत को कभी चैन से नहीं बैठने दिया। वो लगातार एक सैन्य चुनौती बने रहे। उनकी असली शक्ति उनकी सामंती व्यवस्था और उनकी मजबूत सैन्य परंपरा में थी, जिसकी गवाही आज भी उनके विशाल किले देते हैं। तो हमने 3 अलग अलग चेहरे देखे, एक व्यापारी, एक विद्वान और एक योद्धा। लेकिन इन ऊपरी फर्कों के नीचे क्या इन राज्यों में कुछ मिलता जुलता भी था? क्या शासन का कोई एक ऐसा खाका था जिसे सब अपना रहे थे? चलिए पता करते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सभी राज्य अपनी तमाम अलग अलग पहचानों के बावजूद एक जैसे पैटर्न पर चल रहे थे। राजनीतिक तौर पे तो वह आज़ाद थे, लेकिन प्रशासन में उन्होंने अक्सर दिल्ली सल्तनत के ही मॉडल को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढाल लिया था। अर्थव्यवस्था खेती पर ही टिकी थी, पर व्यापार सबके लिए बहुत ज़रूरी था। और हाँ, सैन्य ताकत का आधार हर जगह किले और घुड़सवार सेना ही थे। तो इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? असल में जब दिल्ली की केंद्रीय सत्ता उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम हो रही थी, तब इन क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने लोगों को स्थिरता दी, सुरक्षा दी और एक नई पहचान दी। ये सिर्फ राजनीतिक इकाइयां नहीं थीं, बल्कि ये अपनी अपनी दुनिया का केंद्र बन गई थी। और शायद इस दौर का सबसे खूबसूरत नतीजा था अनोखी क्षेत्रीय संस्कृतियों का जन्म। क्योंकि जब अलग अलग परंपराएं आपस में मिलती हैं, तो हमेशा कुछ नया और अद्भुत ही बनता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए एक शब्द है, सांस्कृतिक समन्वय या सिंक्रेटिज्म। इसका सीधा सा मतलब है जब अलग अलग संस्कृतियां, धर्म और विचार आपस में घुल मिलकर एक नई मिलीजुली पहचान बना लेते हैं। और यही उस दौर की सबसे बड़ी खासियत थी। इसे 2 उदाहरणों से समझते हैं। बंगाल में मुस्लिम शासकों ने हिंदू बहुसंख्यक आबादी के साथ मिलकर एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जिसमें बंगाली साहित्य का खूब विकास हुआ।
वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में सूफियों के जरिए आया इस्लाम वहाँ की स्थानीय परंपराओं में ऐसा रचा बसा कि उस पर फारसी संस्कृति का भी गहरा असर पड़ा। ये दिखाता है कि ये मिलाप हर जगह एक नया खूबसूरत रंग ले रहा था। तो आखिर में इन राज्यों का हुआ क्या और आज के भारत के लिए इनकी विरासत क्या है? चलिए इस दौर के स्थायी असर को समझते हैं। इस दौर की 3 सबसे बड़ी विरासतें हैं। पहला, इन राज्यों ने दिखाया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन कैसे काम करता है। दूसरा, इन्होंने भारत की उस अद्भुत क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की नींव रखी जो आज हमारी पहचान है। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन्होंने ही वो प्रशासनिक और आर्थिक आधार तैयार किया जिसका इस्तेमाल करके बाद में मुगलों ने एक बार फिर पूरे भारत को एक विशाल साम्राज्य के नीचे एकजुट कर दिया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या इन प्रांतीय राज्यों को दिल्ली और मुगलों के बीच का एक छोटा सा दौर मानकर भूल जाना चाहिए, या फिर इन्हें उन जगहों के रूप में देखना चाहिए जहां आधुनिक भारत की क्षेत्रीय पहचानों ने पहली बार आकार लिया था? इस पर सोचिएगा जरूर।